23 जुलाई 2021 समय सुबह के ठीक 10:45। एक लड़का आधी अधूरी बिल्डिंग में खड़ी टोयोटा कोरोला का कवर उतारता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसका पूरा बदन पसीने से भीग जाता है। वो हल्का सा झुक के देखता है और चैन की सांस लेता है। मगर अभी जिस मिशन के लिए वो जा रहा था वो कोई आम मिशन नहीं था, बल्कि जिस गाड़ी को वो चलाने वाला था उसमें तकरीबन 300 केजी विस्फोटक रखा हुआ था। वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और एक घर की तरफ निकल जाता है। वहां एक हेवी सिक्योरिटी थी और घर से कुछ पहले बैरिकेडिंग भी लगे हुए थे, मगर ये मिशन उसको किसी भी हालत में पूरा करना था। सुबह के ठीक 11 बजे वो टोयोटा गाड़ी घर के बाहर बनाए गए चेक पॉइंट की तरफ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। जिस घर के पास ये जा रहा था वो मुंबई अटैक करने वाले मास्टरमाइंड का घर था। इससे पहले कि वहां मौजूद पुलिस कुछ समझ पाती, गाड़ी बैरिकेड से टकरा जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। कौन था ये मास्टरमाइंड जिसके घर की तरफ ये गाड़ी जा रही थी? क्या हुआ इसके बाद उसके साथ? किस तरह से प्लानिंग की गई थी इस मिशन की और आखिर ये मिशन था क्या? नवंबर 2008 की शाम पीएमओ ऑफिस पहुंचे अशोक चतुर्वेदी बहुत बुरी तरह थक चुके थे। पिछले 36 घंटे में वो एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। बीती रात इस देश में जो हुआ उसने उनकी क्या हर भारतवासी की नींद उड़ाकर रख दी थी। एलईटी के हाईली ट्रेंड 10 आतंकियों ने समुद्री रास्ते से मुंबई में कोहराम मचा दिया था। 26/11 के दिन ऐसा दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ जिसमें मुंबई पुलिस, भारतीय फौज और सिविलियंस को मिलाकर कुल मिला के 175 लोग भगवान को प्राप्त हो गए। इस हमले को अंजाम देने वाले 10 में से 9 आतंकी तो मारे गए, जबकि एक को जिंदा पकड़ लिया गया था। लेकिन ये लोग तो सिर्फ मोहरा थे। इस खेल को खेलने वाले मास्टरमाइंड तो अभी भी आराम से पाकिस्तान में बैठे हुए थे। ये अटैक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और भारतीय एजेंसी का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी। रॉ के अशोक चतुर्वेदी जानते थे कि 26/11 उनके एजेंसी के ऊपर लग चुका वो धब्बा है जिसे चाहकर भी वो साफ नहीं कर सकते। पीएम मनमोहन सिंह की एंट्री होती है और इससे पहले कि प्रधानमंत्री कुछ बोलते अपनी कुर्सी से खड़े हों, चतुर्वेदी एक कागज उनकी मेज पर रख देते हैं। इस कागज को पढ़ने के बाद पहले तो पीएम काफी देर तक चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर वो उनको कहते हैं कि ये अटैक हम सब का फेलियर है। चाहे आईबी मुंबई हो या पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी, सब इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं। अपनी राजनीतिक मजबूरी और कांग्रेस पार्टी के विदेश नीति के चलते मनमोहन सिंह तो अपनी इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन रॉ के कुछ ऑफिसर्स अटैक को बिल्कुल भी नहीं भूल पाते। 17 जुलाई 2019 के दिन रॉ हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान टेस्ट पर रखा एक कंप्यूटर अचानक बीप करने लगता है। इसकी स्क्रीन पर एक कोडेड मैसेज फ्लैश हो रहा था। डेस्क पर बैठा रॉ एजेंट जैसे ही इस मैसेज को डिकोड करता है उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो तुरंत अपने बॉस के केबिन की तरफ दौड़ने लगता है। पाकिस्तानी अथॉरिटी ने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया था और अब उसे लाहौर की सेंट्रल जेल भेजा जा रहा था। लेकिन ये खबर सच नहीं है बल्कि एक छलावा थी। हाफिज सईद को गिरफ्तार कर जेल भेजने का नाटक पाकिस्तान द्वारा एफएटीएफ और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही किया गया था। एक एक पाई को तरस रहे पाकिस्तान को एफएटीएफ ने हाफिज सईद को पकड़ने का दबाव बनाया था। पाकिस्तान भी हर कीमत पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता था और इसी के चलते पाकिस्तान फौज और इसी के इशारे पर यह सारा सांग रचा गया था। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर ये थी कि इतने सालों से पाकिस्तान में बैठे हुए रॉ एजेंट्स को ये जरूर पता चल चुका था कि हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है। इसलिए शुरू होता है 2019 में ऑपरेशन अलविदा, जिसने हाफिज सईद के होश उड़ा दिए थे। इसके बाद 5 महीने तक रॉ ने अपने इनएक्टिव एजेंट्स भी एक्टिव कर दिए और पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद की एक्चुअल लोकेशन ढूंढने के लिए सारे एजेंट्स फैला दिए। 2019 में रॉ चीफ समद गोयल आधी रात को हाथ में एक कॉन्फिडेंशियल फाइल लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बड़ी हफरा तफरी में पहुंचते हैं। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद पीएम मोदी से वो मिलते हैं। तभी सामंत गोयल बताते हैं कि उन्होंने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है और पीएम मोदी ये सुनते ही एक हाई ऑफिशियल मीटिंग उसी वक्त बुलाते हैं। गोयल हाफिज की फोटोज और वॉइस सैंपल सबके सामने रखते हैं और समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं यूएन में गुहार लगाने या फिर अमेरिका से पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने का समय जा चुका है। अब हमें खुद ही इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। ऑपरेशन शब्द सुन पीएम मोदी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तभी गोयल अपना ऑपरेशन की प्लानिंग उन्हें समझाते हैं।
हम हाफिज सईद को पाकिस्तान में इसके आईएसआई आकाओं के सामने मौत के घाट उतारेंगे। ये सुन मीटिंग में बैठे अजीत डोभाल कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं, मुझे लगता है सईद को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और ऐसा कहकर पीएम मोदी की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाते। दुनिया के वजीर कहे जाने वाले अजीत डोभाल का कॉन्फिडेंस देख पीएम मोदी भी इस ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दिखाई देते। अभी तक रॉ को हाफिज सईद की सिर्फ लोकेशन ही कंफर्म हुई थी, जो हाथी के पूंछ को पकड़ने जैसा है, क्योंकि लोकेशन मिलने के बाद सईद को मारना बिल्कुल नरक में घुसकर शैतान को मारने जितना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सईद लाहौर के सबसे पॉश इलाके जौहर टाउन में अपनी ही अलग दुनिया बसा के रहा करता था। जिस एरिया में सईद रहता था उसमें घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वहाँ पाकिस्तान पुलिस दिन रात पहरा देती थी, इसलिए सईद के घर के पास जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तक कि सईद जब घर से निकलता था तो एक मंत्री की तरह पूरे कॉन्वॉय उसके साथ चलता है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए रॉ को सबसे पहले सईद के घर के पास एक बेस चाहिए था और रॉ की ये खोज दुबई जाके रुकती है। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी पिछले 6 महीने से दुबई की एक जेल में बंद था। चोरी के मामले में उसे 6 महीने की जेल और जुर्माना भरने की सजा दी गई थी, लेकिन उसके पास जुर्माना भरने के पैसे थे नहीं और इसलिए उसे अभी 6 महीने और जेल में रहना था। नावेद के लिए जेल में एक एक दिन काटना भारी हो रहा था, लेकिन फरवरी 2020 में एक दिन एक गार्ड उसके पास आता है और गार्ड कुछ उसको बोलता है। वो सुनते ही नावेद बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके घर वाले पाकिस्तान में रहते थे और इन 6 महीनों में एक बार भी कोई उससे मिलने नहीं आया था। सोच में डूबे वो मीटिंग एरिया में पहुंचता है। वहां उसे कांच की दूसरी तरफ सूट बूट पहने एक आदमी दिखाई पड़ता है। वो उसको देख पहचान नहीं पाता, लेकिन सामने से वो आदमी कहता है कि उसका नाम वासे है और वो भी पाकिस्तानी है। नया दुबई में उसने एक बिजनेस खोला है और वो साथ साथ एक एनजीओ भी चलाता है। उसमें वो दुबई की जेल में बंद पाकिस्तानी भाई बहनों को लीगल हेल्प देने का काम करता है। ये सुनते ही नावेद बहुत खुश हो जाता है और अगले 20 मिनट के दौरान वो वासे को अपना पूरा केस समझाने में लग जाता है। उसके बाद वो उसकी बेल करवा के एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वासे उसको बताता है कि पाकिस्तान और दुबई में उसका बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन यहाँ सब अकेले संभालने में उसे बड़ी समस्या आती है, इसलिए उसे एक ईमानदार पार्टनर की जरूरत है। दुबई में नावेद वैसे भी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया था और पाकिस्तान में अपने परिवार के पास रहकर पैसे कमाने का ये ऑफर नावेद को सोचने पर मजबूर कर देता है। नावेद के मन में बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन सभी सवालों को दबाते हुए नावेद खड़ा होता है और अपने नए दोस्त वासे भाई से हाथ मिला लेता है। कुछ महीने बाद नावेद वासे के दिए हुए पूरे 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों के साथ पाकिस्तान लौट जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के एक हफ्ते बाद नावेद को वासे का फोन आता है और वासे कहता है कि बिजनेस काफी मंदा हो रखा है। वो उसको सेंट्रल लाहौर में बढ़िया सा घर किराए पर लेने के लिए कहता है और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दे देता है। कुछ दिन ढूंढने के बाद नावेद लाहौर के जौहर टाउन में हाउस नंबर 120 किराए पर ले लेता है और जैसे ही नावेद ये घर लेता है उसके बाद रॉ और हाफिज सईद के बीच की दूरी अब केवल 100 कदम की रह जाती है। दरअसल वासे कोई और नहीं बल्कि हमारी रॉ का एक अंडरकवर एजेंट था और हाफिज सईद को मारने के लिए रॉ को जो पेश चाहिए था वो आज नावेद के किराए के घर के रूप में मिल ही गया था। अब वासे का कारोबार संभालने के बहाने से रॉ के एजेंट्स लगातार नावेद के घर रुकने आने लगे। नावेद जो वासे के कारण जेल से निकला अब एक अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। उसे अपने घर आ रहे इन मेहमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो वासे के एम्प्लॉयज बन के जो रह रहे थे। करीब 6 महीने के अंदर रॉ के एजेंट्स ने सईद की हर छोटी जानकारी का पता लगा लिया। सईद के घर दूध कौन देने आता है, लाइट खराब होती है तो इलेक्ट्रीशियन कौन है, अखबार कौन फेंकता है। साफ शब्दों में कहें तो सईद की पूरी जिंदगी इन्होंने अपने कागजों में कैद कर ली थी। ये सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर्स तक भी पहुंच जाती है और भारत के सबसे बड़े दुश्मन की पूरी जन्म कुंडली देख सामंत गोयल भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाते। यहाँ रॉ अब सईद को मारने के बहुत करीब पहुंचती जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच रॉ की आंखों के सामने कुछ ऐसा घटता है जिसे वो नोटिस नहीं कर पाते और ये चीज कैसे आगे चलकर इस पूरे ऑपरेशन के गले की हड्डी बनेगा, शायद ही रॉ ने ऐसा सोचा होगा। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जरूर जाता है और इसमें कुछ गलत ना देखते हुए रॉ एजेंट्स भी इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर सही समझते हैं। अब सर्वेलांस पूरी हो चुकी थी, अब जो बचा था वो था एक्शन टाइम। इस एक्शन प्लान के तहत एक खाली बिल्डिंग में गाड़ी खड़ी करके उसमें 300 किलोग्राम विस्फोटक लगाना था और पाकिस्तान में इसका इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्लान के अनुसार गाड़ी के ड्राइवर को बारूद से लदी टोयोटा कोरोला गाड़ी सीधा हाफिज सईद के घर में घुसानी थी। कहने का मतलब ये था कि हाफिज का चाहे जो भी अंजाम हो, गाड़ी चलाने वाले को तो मरना ही मरना था।
ये ऐसा काम था जिसके लिए रॉ अपने किसी एजेंट या एसेट का प्रयोग नहीं कर सकती थी। इसके लिए उसे एक आत्मघाती हमलावर की आवश्यकता थी और पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह ऐसी थी जहां ऐसे लोग थोक के भाव में मिला करते हैं। अफगानिस्तान में रॉ पहले अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करती है और इस नेटवर्क को ऐसे हमलावर की खोज करनी थी जो पैसों के बदले बारूद से भरी गाड़ी को अपने साथ उड़ा सके। कई महीनों तक चली खोज अफगानिस्तान के ऐसे एरिया में खत्म होती है जहां आत्मघाती तैयार करने वाला एक पूरा कैंप था। रॉ का एक अफगानी एसेट कई मीटिंग्स के बाद यहां स्थित एक कैंप के कमांडर से 50,000 रुपए में डील फाइनल कर देता है और एक युवा लड़के को सीधा लाहौर भेज दिया जाता है। यहाँ से ये नावेद के घर पर ही रहने लगता है। नावेद के साथ हाफिज सईद के बारे में बात करने का टाइम आ चुका था। मार्च 2021 के आखिरी हफ्ते में वासे नावेद को पहली फ्लाइट से दुबई आने को कहता है। इस बार उन्हें नावेद से जो बात करनी थी वो फोन पर नहीं हो सकती थी। दुबई में वासे नावेद से मिलता है और उसे अपनी सारी प्लानिंग के बारे में बता देता है। ये सुन के नावेद के मुंह का निवाला वहीं का वहीं अटक जाता है और वो कुछ भी कहता उससे पहले वासे फिर एक बार बोलता है, हाफिज सईद को मारने में तुम मेरी मदद करोगे? अपने वासे भाईजान से ये सुन नावेद का हलक सूखने लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो सपना देख रहा है या ऐसा सच में हो रहा है। वासे उसे कहता है कि इसके बदले में उसे करोड़ों रुपए और पूरे परिवार के साथ अमेरिका में सेटल करवा दिया जाएगा। नावेद अब पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे ये ऑफर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। कई देर सोचने के बाद वासे को एहसानों और उस डील में मिलने वाले पैसों की तरफ देखते हुए नावेद हाँ कर देता है। नावेद के हाँ करते ही रॉ अब सईद को मारने के लिए शतरंज में शह और मात से सिर्फ एक कदम दूरी पर थी। इस मीटिंग के कुछ दिन बाद नावेद के नाम पर स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा दिया जाता है। अकाउंट जिसमें दुबई की एक शैल कंपनी का प्रयोग कर पूरे 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जमा करवा दिए जाते हैं। अब नावेद को यह तो पता था कि उसके साथ रह रहे आदमी हाफिज सईद को ऊपर भेजना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्लान के पीछे कौन है और इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा इसके बारे में उसे अभी भी कुछ नहीं पता था। 2021 में मई के महीने के साथ ही ऑपरेशन अलविदा के आखिरी चरण की शुरुआत भी हो चुकी थी। नई दिल्ली में बैठे रॉ के सामंत गोयल और हाई ऑफिशियल्स के बीच एक मीटिंग होती है और उनका पूरा विश्वास था कि इस बार उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन ईश्वर को तो शायद कुछ और ही स्वीकार था। 13 मई 2021 आज वासे नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया था और ऑपरेशन आखिरी चरण में था, इसलिए वो अगले ही दिन दुबई जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। अचानक ही तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं और तभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पता चलता है कि ये कई दिनों से बुखार के चंगुल में फंसे हुए थे और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि उनको कोरोना हो रखा है। लेकिन 2 दिन आईसीयू में एडमिट रहने के बाद रॉ का ये दिलदार एजेंट इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। ये खबर सुन रॉ हेडक्वार्टर्स में मानो भूचाल आ जाता है। दूसरी तरफ नावेद, जो हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाया करता था, वो आज फिर अपने परिवार से मिलने के लिए लाहौर से निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी एक हाई रैंकिंग ISI ऑफिसर के घर पर रुकती है। असलियत में नावेद कभी ईमानदार था ही नहीं। वो शुरू से ही वासे पर शक करता था और उसका शक उस दिन यकीन में बदल गया जब वासे ने उसे हाफिज सईद को मारने वाली बात कही। ये इन्फॉर्मेशन रॉ तक पहुंच जाती है और वो तभी उस घर से अपने एजेंट्स को निकलने को कहती है। पाकिस्तान की फोर्स वहां उनकी छानबीन आके करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाए या नहीं। फिर से रॉ की एक मीटिंग पीएम मोदी के साथ बैठती है और इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने की हरी झंडी दे दी जाती है। जून 2021 लाहौर सुबह 11 बजे रॉ एजेंट्स की मदद से उस अफगानी युवक को ISI की नजर से बचा के उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाया जाता है जहां वो गाड़ी खड़ी थी। इस युवक को एक बार फिर से सारा प्लान ब्रीफ किया जाता है और कुछ ही देर बाद एक काले रंग की 300 किलो विस्फोटक से भरी कोरोला गाड़ी उस घर के लिए निकल जाती है। वो 70 किलोमीटर पर आवर घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई दिखाई देती है। करीब 500 मीटर चलने के बाद उसको अपना लक्ष्य दिखाई देने लगता है, जो और कुछ नहीं, भारत को खून के आंसू रुलाने वाले हाफिज सईद का घर था। सईद के घर से पहले चेक पोस्ट पे खड़े पुलिस वाले अपनी तरफ तेजी से आती उस गाड़ी को देख रहे थे और इसे रोकने का इशारा करने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ये गाड़ी इस बैरिकेड से टकरा जाती है और एक जोर का धमाका होता है, जिससे सईद के घर की एंट्रेंस के चीथड़े उड़ जाते हैं। भारत में आए दिन मासूमों की जान लेने वाले इस बेरहम के घर आज जब धमाका होता है तो मानो इसकी रूह कांप जाती है। वो एक चूहे की तरह अपने सोफे के नीचे छुप जाता है। भले ही सईद बच गया और ऑपरेशन अलविदा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन सईद को समझ आ गया कि रॉ से अब वो नहीं बच सकता है और उसके जहन्नुम में जाने के दिन अब ज्यादा दूर नहीं। इसके बाद पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े आतंकवादी सबको ये संदेश मिल गया कि ये नया भारत है जो घर में भी घुसता है और चुन चुन के भी मारता है।
तो दोस्तों ये था रॉ का ऑपरेशन अलविदा, जिससे पाकिस्तान में बैठे बाकी लोगों की रूह कांप गई थी। आपको क्या लगता है इस मिशन के बारे में? कमेंट जरूर करके बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।